नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर बात कर रहे हैं जो गर्मियों में खासकर कुछ उम्र के लोगों में ज्यादा सुनने में आती है। हाँ, बिल्कुल। हाल में एशियाई नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी संस्थान मतलब AINU की एक रिपोर्ट आई है। उसमें ये बात सामने आई कि 20 से 40 साल के जो वयस्क हैं उनमें गर्मियों के दौरान गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स के मामले बढ़ रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई गर्मी के मौसम और इस उम्र का क्या कनेक्शन है। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन जरूरी है और ये हमें इस स्थिति को मतलब गुर्दे की पथरी को, जिसे मेडिकल भाषा में रीनल कैल्कुलाई या नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं, उसे और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे पास गुर्दे की पथरी, कारण और निवारण नाम के स्रोत से कुछ खास जानकारी है। हाँ। और हमारा मकसद यही समझना है कि ये पथरियां क्या हैं, क्यों बनती हैं, गर्मी और युवाओं से क्या इनका लेना देना है और क्या जरूरी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। स्रोत में एक सीधा सवाल है, मुझे लगता है वो अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। सवाल है 45, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? और जवाब है ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण। तो ये क्रिस्टलीकरण मतलब ये होता कैसे है, इससे पथरी कैसे बन जाती है? देखिए, गुर्दे की पथरी कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये शरीर के अंदर ही बनती है। हमारे गुर्दे क्या करते हैं, खून साफ करके मूत्र बनाते हैं। हाँ। और उस मूत्र में कई तरह के खनिज, मिनरल्स और सॉल्ट्स मतलब लवण घुले होते हैं। नॉर्मल हालात में तो ये घुलकर निकल जाते हैं शरीर से। ठीक है। लेकिन जब मूत्र में इन चीजों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसे सुपर सैचुरेशन कहते हैं, या फिर मूत्र की मात्रा कम हो जाए, अच्छा। तो ये पदार्थ पूरी तरह घुल नहीं पाते। तब ये छोटे छोटे ठोस कण बन जाते हैं, क्रिस्टल्स। इसी को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ओके। और फिर धीरे धीरे ये क्रिस्टल एक दूसरे से चिपकते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं और फिर पथरी का रूप ले लेते हैं। ये रेत के दाने जितनी छोटी भी हो सकती है और गोल्फ बॉल जितनी बड़ी भी। और जैसा आपने कहा, वैज्ञानिक नाम है रीनल कैल्कुली या नेफ्रोलिथियासिस। अच्छा, तो ये मूल रूप से मूत्र में कुछ चीजों के जमने की समस्या है। लेकिन वो ANIU की रिपोर्ट वाली बात पर वापस आते हैं। ये गर्मियों में और खासकर 20 से 40 साल के लोगों में ही ज्यादा क्यों? गर्मी का मौसम क्या सीधे असर डालता है? हाँ, गर्मी का मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसका सीधा ताल्लुक है शरीर में पानी की कमी से, मतलब डिहाइड्रेशन से। स्रोत में भी इस पर जोर है। गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है, पसीना ज्यादा आता है, तो शरीर से पानी और नमक दोनों निकलते हैं। अब अगर हम उतना पानी या तरल पदार्थ नहीं पीते, इसकी भरपाई नहीं करते, तो पानी की कमी हो जाती है। बिल्कुल। और जब शरीर डिहाइड्रेटेड होता है तो गुर्दे क्या करते हैं, वो पानी बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ नतीजा, वो कम मात्रा में मूत्र बनाते हैं। जी। लेकिन वो मूत्र ज्यादा गाढ़ा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड। और उसी गाढ़े मूत्र में फिर ये मिनरल और सॉल्ट आसानी से जम जाते हैं। सही पकड़ा। उस गाढ़े मूत्र में इन खनिजों और लवणों का घनत्व बढ़ जाता है, तो उनके क्रिस्टल बनने और फिर पथरी बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। स्रोत का प्रश्न 6 भी यही कहता है। पानी कम पीना यानी इनएडिक्वेट हाइड्रेशन मूत्र को गाढ़ा करता है और ये पथरी बनने के लिए एकदम सही माहौल बना देता है। ये तो समझ आता है कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा है, लेकिन ये 20 से 40 साल वाली बात, ये थोड़ा और सोचने वाली है। क्या इस उम्र के लोग पानी कम पीते या कोई और वजह है? ये एक दिलचस्प सवाल है। स्रोत में सीधे सीधे इस एज ग्रुप के कारणों का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, बस अन्य समस्याग्रस्त आदतों का उल्लेख है। अच्छा। करियर, परिवार, भागदौड़, है ना? हाँ बिल्कुल। तो हो सकता है काम के चक्कर में, व्यस्तता में पानी पीने जैसे जरूरी चीज पर ध्यान कम जाता हो। दूसरा, खान पान की आदतें, जैसे बाहर का खाना ज्यादा खाना जिसमें नमक ज्यादा हो सकता है, या फिर कुछ खास ड्रिंक्स जैसे मीठा सोडा या एनर्जी ड्रिंक्स ज्यादा पीना। ये डिहाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं या पथरी बनाने वाले पदार्थ दे सकते हैं। कुछ लोग फिटनेस के लिए हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं। अगर पानी कम पिया तो ये यूरिक एसिड स्टोन का खतरा बढ़ा सकता है। तो ये शायद डिहाइड्रेशन और लाइफस्टाइल से जुड़े कई फैक्टर्स का मिला-जुला असर है जो इस उम्र के लोगों को गर्मियों में ज्यादा वल्नरेबल बनाता है। हाँ, ये मुमकिन है कि जीवन शैली की आदतें भी इसमें रोल निभाती हों। अच्छा, अब जो कारण की बात हो रही है, तो क्या सभी गुर्दे की पथरियां एक जैसी होती हैं या अलग-अलग तरह की होती हैं? आपने ऑक्जेलेट का नाम लिया था शुरू में।
नहीं नहीं, सभी एक जैसी नहीं थी। वो किस चीज से बनी है इसके आधार पर उनके प्रकार, कारण और कभी-कभी इलाज भी अलग हो सकता है। स्रोत के हिसाब से 4 मुख्य प्रकार हैं। 4? अच्छा, सबसे आम, जैसा हमने कहा, कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी है। करीब 70-80% मामले इसी के होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट? तो ये ऑक्सलेट आता कहाँ से है और कैल्शियम का क्या रोल है इसमें? ऑक्सलेट एक नेचुरल पदार्थ है जो कई खाने की चीजों में मिलता है। स्रोत प्रश्न 1 में कुछ नाम हैं, जैसे पालक, चुकंदर, नट्स जैसे मूंगफली, बादाम, चॉकलेट और चाय। इनमें ऑक्सलेट काफी होता है। अच्छा। जब हम ये चीजें खाते हैं तो ऑक्सलेट पचकर मूत्र में आता है। अब अगर मूत्र में कैल्शियम भी ज्यादा हो तो ये दोनों मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल बना सकते हैं। तो क्या ये चीजें खानी नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मजेदार बात यह है कि खाने में अगर आप पर्याप्त कैल्शियम लेते हैं तो वो असल में ऑक्सलेट पथरी रोकने में मदद कर सकता है। अरे, वो कैसे? क्योंकि कैल्शियम पेट में ही ऑक्सलेट से जुड़ जाता है और उसे मूत्र में जाने से रोकता है। दिक्कत तब होती है जब मूत्र में कैल्शियम या ऑक्सलेट या दोनों बहुत ज्यादा हों और साथ में पानी की कमी हो। ये तो बड़ी बारीक बात है। मतलब पालक या मेवे खाना बंद नहीं करना है, बस संतुलन और पानी का ध्यान रखना है। बिल्कुल, संतुलन ही सब कुछ है, किसी भी चीज की अति ठीक नहीं। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, यूरिक एसिड पथरी। यूरिक एसिड? ये गाउट वाला यूरिक एसिड? हाँ, वही। ये तब बनती हैं जब मूत्र में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है। यूरिक एसिड बनता है प्यूरिन नाम के पदार्थों के टूटने से। प्यूरिन हमारे शरीर में भी बनते हैं और कुछ खाने की चीजों में भी होते हैं। तो किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा होता है? जो लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, खासकर रेड मीट, ऑर्गन मीट जैसे कलेजी और कुछ सी फूड, इनमें प्यूरिन ज्यादा होता है। अच्छा। डिहाइड्रेशन भी यूरिक एसिड पथरी के लिए बड़ा रिस्क फैक्टर है। और हाँ, जिन लोगों को गाउट की समस्या है या जिनका वजन ज्यादा है, उनमें भी ये ज्यादा देखी जाती हैं। ठीक है। और तीसरा प्रकार? तीसरा है स्ट्रूआइड स्टोन्स। स्ट्रूआइड स्टोन्स ये थोड़ी अलग है। ये आमतौर पर सीधे खाने पीने से नहीं बल्कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब यूटीआई से जुड़ी होती हैं। इन्फेक्शन से पथरी? ये कैसे? कुछ खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जब वो मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन करते हैं तो वो यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं। ओके। इससे मूत्र का पीएच बदल जाता है, वो ज्यादा अल्कलाइन यानी क्षारीय हो जाता है और ये बदला हुआ माहौल मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट को मिलाकर क्रिस्टल बनाने के लिए एकदम सही होता है। यही स्ट्रूआइड पथरी है। अरे वाह! और ये पथरियां अक्सर बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं और काफी बड़ी भी हो सकती हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि इन्फेक्शन सीधे पथरी बना सकता है। मतलब जिन्हें बार बार यूटीआई होता है उन्हें इसका खतरा ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल, जिन्हें बार बार यूटीआई होता है, खासकर कुछ खास बैक्टीरिया से, उनमें स्ट्रूआइड पथरी का रिस्क काफी बढ़ जाता है। महिलाओं में यूटीआई ज्यादा आम है तो शायद उनमें स्ट्रूआइड पथरी का खतरा भी पुरुषों से ज्यादा हो सकता है। ये यूटीआई के सही इलाज के महत्व को भी दिखाता है। सही कहा। और चौथा प्रकार कौन सा था? चौथा है सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन स्टोन्स। ये काफी रेयर हैं, कम होती हैं और इनका कारण पूरी तरह जेनेटिक है, आनुवंशिक। अच्छा। एक बीमारी होती है सिस्टेनूरिया जो विरासत में मिलती है। इसमें शरीर सिस्टीन नाम के एक अमीनो एसिड को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। नतीजा, मूत्र में सिस्टीन बहुत ज्यादा हो जाता है और वो क्रिस्टल बन के पथरी बना लेता है। ये अक्सर बचपन या जवानी में ही बनने लगती हैं। तो ये तो साफ है कि पथरियां कई तरह की हैं और उनके बनने के कारण भी अलग-अलग है। अब मान लीजिए किसी को लक्षण लगते हैं जैसे पीठ में दर्द, तो पता कैसे चलता है कि ये पथरी ही है? डायग्नोसिस कैसे होता है? हाँ, तो स्रोत प्रश्न 2 के मुताबिक पता लगाने के लिए सबसे आम तरीके हैं इमेजिंग टेस्ट। डॉक्टर लक्षणों के आधार पर शक होने पर अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन कराने को कह सकते हैं। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन? हाँ, अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगें इस्तेमाल होती हैं। ये अक्सर पहला टेस्ट होता है गुर्दे में पथरी देखने के लिए। सीटी स्कैन एक्सरे इस्तेमाल करता है और ये अल्ट्रासाउंड से ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब ये छोटी से छोटी पथरी, उसकी सही जगह, साइज सब बता सकता है। ये भी कि कहीं पथरी ने मूत्र के रास्ते में रुकावट तो नहीं डाली। कभी कभी एक्सरे या यूरिन टेस्ट भी किए जाते हैं। और वो दर्द जिसका जिक्र होता है अक्सर, कहते हैं बहुत ही ज्यादा होता है, क्या स्रोत में इसके बारे में कुछ है? कोई खास नाम है इसका? हाँ, स्रोत प्रश्न 3 में जिक्र है गुर्दे की पथरी से होने वाले उस तेज और खास दर्द को रीनल कॉलिक कहते हैं। रीनल कॉलिक? हाँ, ये दर्द तब उठता है जब पथरी गुर्दे से निकलकर यूरेटर में फंस जाती है। यूरेटर वो पतली नली है जो गुर्दे को ब्लैडर से जोड़ती है। अच्छा। जब पथरी वहां फंसती है
तो मूत्र का बहाव रुक जाता है। इससे गुर्दे पर दबाव पड़ता है, सूजन आती है। यही दबाव और ऐंठन भयानक दर्द पैदा करती है। दर्द आमतौर पर पीठ के निचले हिस्से या साइड में महसूस होता है और पेट के निचले हिस्से और जांघों तक जा सकता है। बाप रे। ये दर्द अक्सर लहरों में आता है, मतलब थोड़ी देर बहुत तेज, फिर कम, फिर तेज। कई लोग कहते हैं कि ये लेबर पेन जैसा या हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है। साथ में उबकाई, उल्टी या पेशाब में खून आना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। रीनल कॉलिक नाम और जैसा आपने बताया दोनों ही गंभीर लगते हैं। अगर पथरी खुद न निकले और दर्द बना रहे तो इलाज क्या है? स्रोत में लिथोट्रिप्सी का जिक्र है, ये क्या है? लिथोट्रिप्सी, पूरा नाम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी या ESWL, पथरी तोड़ने का एक नॉन इन्वेसिव तरीका है। मतलब इसमें कोई चीरा या ऑपरेशन नहीं होता। स्रोत प्रश्न 4 इसी के बारे में है। बिना ऑपरेशन के कैसे? इसमें शरीर के बाहर एक मशीन से हाई एनर्जी शॉक वेव्स, आप समझ लीजिए ध्वनि तरंगों जैसी, पैदा की जाती हैं। इन तरंगों को त्वचा और टिश्यूज से गुजारकर सीधे पथरी पर फोकस किया जाता है। अच्छा। ये तरंगें पथरी से टकराकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं, जैसे रेत के कण। फिर ये छोटे टुकड़े पेशाब के साथ अपने आप शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये तो सुनने में काफी एडवांस तकनीक लगती है। क्या ये हर तरह की पथरी के लिए काम करती है या कोई लिमिटेशन है? ये काफी असरदार है, खासकर उन पथरियों के लिए जो गुर्दे में या यूरेटर के ऊपरी हिस्से में हो और बहुत बड़ी ना हो, आमतौर पर 2 सेंटीमीटर से कम। लेकिन हाँ, कुछ सीमाएं हैं। जैसे बहुत सख्त पथरियां होती हैं, कुछ कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट या सिस्टीन पथरियां, वो शॉकवेव से आसानी से नहीं टूटती। बहुत बड़ी पथरी के लिए भी ये ठीक नहीं है। कभी कभी मरीज का वजन या शारीरिक बनावट भी तरंगों को सही जगह फोकस करने में मुश्किल पैदा कर सकती है। अच्छा। और कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे इलाज वाली जगह पर हल्की खरोच या दर्द, पेशाब में खून आना या टूटे टुकड़ों के निकलते समय थोड़ा दर्द। कभी कभी पूरी तरह तोड़ने के लिए 1 से ज्यादा बार करना पड़ता है। और अगर ये काम ना करे तो दूसरे ऑप्शन भी हैं, जैसे यूरेट्रोस्कोपी, जिसमें एक पतली दूरबीन पेशाब के रास्ते डालकर पथरी को देखकर निकालते हैं या लेजर से तोड़ते हैं, या फिर बहुत बड़े स्टोन के लिए PCNL नाम की सर्जरी होती है। ये जानना जरूरी है कि कई विकल्प हैं। अच्छा, एक और सवाल जो स्रोत से है, प्रश्न 5, क्या विटामिन्स का भी कोई रोल है पथरी बनने में? हमने कैल्शियम की बात की, विटामिन डी का क्या? हाँ, स्रोत बताता है कि विटामिन डी की अधिकता, मतलब जरूरत से ज्यादा लेना, पथरी का खतरा बढ़ा सकता है। अधिकता? हाँ, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, हड्डियों के लिए जरूरी है। लेकिन अगर कोई बिना डॉक्टरी सलाह के बहुत ज्यादा विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहा है, तो शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है। अच्छा। इससे खून में और फिर पेशाब में कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है। और जैसा हमने बात की, पेशाब में ज्यादा कैल्शियम होना कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट पथरी बनने का एक बड़ा कारण है। तो मतलब जो धूप से मिलता है या खाने से, उससे दिक्कत नहीं है? आमतौर पर नहीं। दिक्कत मुख्य रूप से तब होती है जब बिना जरूरत के और बहुत ज्यादा सप्लीमेंट लिए जाएं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स के मामले में हमेशा सावधानी और डॉक्टरी सलाह जरूरी है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, रोकथाम, प्रिवेंशन। अगर हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी सबसे आम है, तो स्रोत के अनुसार इससे बचने के लिए किन खाने की चीजों से परहेज या सावधानी बरतने की सलाह है? स्रोत उन्हीं चीजों का जिक्र करता है जिनमें ऑक्सलेट ज्यादा होता है, खासकर पालक, चुकंदर, रूबार्ब, नट्स जैसे मूंगफली, बादाम, चॉकलेट और चाय। वही लिस्ट। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें बिल्कुल बंद कर दें। इनमें और भी पोषक तत्व होते हैं। सलाह यह है कि इनका सेवन संतुलित मात्रा में करें, बैलेंस्ड। और सबसे जरूरी बात, इनके साथ खूब पानी पिएं, पर्याप्त पानी। जैसा पहले कहा, खाने में पर्याप्त कैल्शियम लेना भी फायदेमंद हो सकता है, जैसे दूध, दही वगैरह से। इसके अलावा नमक यानी सोडियम कम खाना भी जरूरी है। नमक क्यों? क्योंकि ज्यादा सोडियम खाने से पेशाब में कैल्शियम ज्यादा निकलता है। और एनिमल प्रोटीन, मतलब मांस, मछली, अंडे, इनका सेवन भी लिमिट में करना चाहिए, खासकर अगर यूरिक एसिड पथरी का खतरा हो। तो कुल मिला के रोकथाम के लिए कई चीजों का ध्यान रखना है। चलिए आज की इस पूरी बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। पहली बात, गुर्दे की पथरी पेशाब में मिनरल्स और सॉल्ट्स के क्रिस्टल जमने से बनती हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट सबसे आम है। दूसरी, गर्मियों में और 20-40 साल के लोगों में मामले बढ़ने का एक बड़ा कारण है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी, जिससे पेशाब गाढ़ा हो जाता है। लाइफस्टाइल और खान पान भी इसमें रोल निभा सकते हैं। बिल्कुल। तीसरी, पथरियां कई तरह की होती हैं।
कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, स्ट्रूआइट, सिस्टीन, और इनके कारण अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे खाना पीना, ऑक्सलेट प्रोटीन, इन्फेक्शन, यूटीआई या जेनेटिक्स। सही। चौथी, पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन मुख्य तरीके हैं, और रेनल कॉलिक इसका बहुत तेज दर्द वाला लक्षण है। पांचवी, लिथोट्रिप्सी जैसी मॉडर्न तकनीकें बिना सर्जरी पथरी तोड़ने में मदद करती हैं, पर दूसरे इलाज भी हैं। और आखिर में रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है खूब पानी पीना, साथ ही खाने पीने में संतुलन रखना, नमक, एनिमल प्रोटीन कम करना, ऑक्सलेट वाली चीजें लिमिट में खाना, पर्याप्त कैल्शियम लेना और विटामिन डी जैसे सप्लीमेंट्स जरूरत से ज्यादा न लेना। हाँ, आपने सारे जरूरी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समेट दिए हैं। ये बातें गुर्दे की पथरी के बारे में एक पूरी तस्वीर देती हैं, जो स्रोत सामग्री पर आधारित है। और पानी वाली बात तो वाकई सबसे आसान और सबसे असरदार बचाव का तरीका है। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार के साथ ये चर्चा खत्म करते हैं। हमने जाना कि स्ट्रोआइड पथरी सीधे यूटीआई से जुड़ी है, जहां बैक्टीरिया पेशाब का केमिकल बैलेंस बदलकर पथरी बनाते हैं। स्रोत भी ये कनेक्शन बताता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ खाने पीने और पानी पर ध्यान देने के अलावा अगर यूटीआई के मैनेजमेंट और रोकथाम पर, जैसे साफ सफाई, सही इलाज और शायद बार-बार होने से रोकने के उपायों पर ज्यादा असरदार तरीके से ध्यान दिया जाए, तो क्या हम खास तौर पर स्ट्रोआइड पथरी के मामलों को काफी हद तक कम कर सकते हैं? ये रोकथाम की रणनीति में एक अलग पहलू जोड़ता है। ये एक बहुत ही सही और ज़रूरी सवाल है। स्ट्रोआइड पथरी के मामले में तो इन्फेक्शन ही जड़ है, तो जाहिर है इन्फेक्शन को रोकना या उसका जल्दी और सही इलाज करना थियोरेटिकली सीधे-सीधे इस तरह की पथरी बनने से रोक सकता है या कम कर सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि गुर्दे की पथरी की रोकथाम सिर्फ खाने पीने या पानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल जैसे दूसरे पहलू भी शामिल हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बार-बार यूटीआई होता है। इस दिशा में और जागरूकता और रिसर्च यकीनन फायदेमंद होगी।